जिन बातों को। 5 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन आपने कहा नहीं, 2 साल के बाद आपने कहा कि नहीं मुझे तो आगे नहीं जाना, तो आपने सरेंडर कर दिया। इसके इंप्लीकेशन अलग हैं, लेकिन अगर डेथ होती है तो जो भी एश्योरेंस आपको दिया गया है एट द टाइम ऑफ इंटरिंग, वो इंश्योर्ड की फैमिली को मिलेगा। तो हम दर्शकों को बता दें कि जो भी आप एनुअल प्रीमियम देंगे उसका 10 गुना जो है वो आपको इंश्योरेंस के लिए एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइम पर आप उसको यूज़ करना चाहें या कोई घर में जिसकी पॉलिसी की गई है अगर उसकी डेथ हो जाए या ऐसा कुछ हो। क्या चॉइस भी होती है एनुअल प्रीमियम की? क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं? 100% यहाँ भी आता हूँ, जो हमने डिस्कस नहीं किया, दर्शक जानना भी चाहेंगे। यूलिप में आप देखिए क्या एडेड एडवांटेज है। आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट एनुअली देना है, मंथली दीजिए, क्वार्टरली दीजिए, हाफ ईयरली दीजिए, एनुअली दीजिए, आपकी चॉइस है। दूसरा, आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किस फंड में डालना चाहते हैं। कई तरह के फंड होते हैं सोनिया, इक्विटी फंड होते हैं जो आपको ज्यादा, वो हम अमित से पूछ लेंगे, लेकिन मुझे जानना है कि क्या कोई मिनिमम अमाउंट ही है जो आप इन्वेस्ट करें या मैक्सिमम अमाउंट ही है, या कोई अगर 5 लाख डालना चाहे यूलिप में एनुअली तो वो डाल सकते हैं कि नहीं? या सोनिया डाल सकते हैं, लेकिन जब हम टैक्स सेविंग की बात करेंगे ना, अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर प्रीमियम हो गया, हाँ, ठीक है, तो टैक्स की जो बेनिफिट आपको यूलिप में मिलनी है, जो सोनिया ने अभी तक मुझसे नहीं पूछा है, वो बाद में पूछेंगे। सोनिया ने कहा बाद में पूछेंगे, पर ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। यानी अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो गया अगर किसी साल में, और आपने यूलिप की पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद ली है, तो आपको मैच्योरिटी पे जो एग्जेम्पशन की बेनिफिट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। यानी ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो प्रीमियम एक फैक्टर है, बट कैसे डिटरमाइन करना हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो 2.5 लाख इन्होंने बोला, तो 2.5 लाख टोटल यूलिप के प्लान्स में, अगर आपने 3 प्लान लिया हुआ है यूलिप्स का और 2021 के बाद लिया हुआ है, तो टोटल का मिलाकर भी 2.5 लाख से अगर ज्यादा हो गया तो भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके नीचे रखना है, ये ध्यान रखें। तो अब तक हमें ये समझ में आया है कि यूलिप में आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं और साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। वो मार्केट लिंक्ड है वो, यानी कि जो स्टॉक मार्केट जो कि इतना चमकता दमकता दिखता है कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है, हम उसमें कहीं ट्रेन जा रही है, हम ट्रेन में छूट ना जाए हमारी ट्रेन, तो और हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस ट्रेन में बैठना है, तो हम यूलिप में बैठ जाएं और वहाँ से हम इंश्योरेंस भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो वो करते हैं, यूलिप जो करेगा वो किस में करेगा? क्या इक्विटी में करेगा या डेट में करेगा या कोई मिक्स्ड है? क्या हम चूज़ कर सकते हैं कि आप किस में डालें? और अगर किसी को नहीं पता, कि किसी को पता ही नहीं कि इक्विटी क्या है, डेट क्या है, मिक्स क्या है, तो वो क्या करेंगे? सोनिया, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है कि अभी तक हमने बात कर लिया यूलिप में करना है, कैसे करना है। अब एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि यूलिप में इन्वेस्ट करना है, तो पैसे मैं उसमें कहाँ लगाऊं? यूलिप में तो लगा लिया, लेकिन यूलिप के अंदर भी मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल की बात हमने करी है, तो ये वहाँ से निकल के आता है कि मुझे सारा कुछ दिखता है, मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, और इसका रिस्क भी कस्टमर के पास ही होता है। तो दोनों एडवांटेज है, रिस्क तो है लेकिन दिख रहा है कि मैंने पैसे कहाँ लगाया है, मेरी रिस्क एपिटाइट कितनी है, उसके हिसाब से मैं पैसे अपने हिसाब से या तो 100% इक्विटी में लगाऊं, या बैलेंस फंड में लगाऊं, या फिर डेट फंड्स में लगाऊं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में लगाऊं। कंपनी टू कंपनी ये जो उनके प्लान्स होते हैं उनमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं प्लान्स में, कि ये 5-6 ऑप्शंस हर प्लान के, डिफरेंट प्लान में अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप अपना फंड जो पैसा है वो कहाँ आप इन्वेस्ट करें। इसके साथ ही इक्विटी में भी क्या कोई ये चूज कर सकता है कि लार्ज कैप में लगवाना है अपना पैसा या फिर मिड कैप में लगवाना है? यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड की तरह नहीं काम करते हैं, तो इसमें इस तरह का अगर उस पर्टिकुलर जो प्लान और जिस कंपनी का प्लान में पैसे लगा रहा हूँ वहाँ पे अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं तब तो ठीक है, मैं ऑप्शंस अवेल कर सकता हूँ। लेकिन
जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर प्लान में, तो उसके हिसाब से ही मैं पैसे लगा सकता हूं। यूजुअली जो यूलिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें इक्विटी 100% इक्विटीज़ होते हैं, या फिर 85% इक्विटीज़ होते हैं, 60% इक्विटीज़ होते हैं, 30% इक्विटीज़ होते हैं, या फिर डेट फंड्स होते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप पैसे लगा सकते हैं। तो क्या जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड में जब लगाते हैं तो क्या इसमें भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं? जैसे वो IRDA ने किया हुआ एक कैप फिक्स की हुई है, आई थिंक 1.35 और समथिंग। सुनिए, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। तो अभी मैं चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो जो भी यूलिप्स है ये एक इंश्योरेंस का ही प्लान है। तो जो मैं अगर और लंबे समय का प्लान है, तो मैंने सपोज 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का प्लान लिया, तो एक जो पैसा मैं लगाता हूँ शुरू में, तो एक चार्ज होते हैं जो फंड एलोकेशन चार्जेस कहते हैं। तो जो भी मैंने अगर लेट से 10,000 रुपये से शुरू किया, तो शुरू में मेरा कुछ पैसा कट के बैलेंस इन्वेस्ट हो जाता है। अब जो इन्वेस्ट होता है ये तो वन टाइम चार्ज हो गया, ये हर साल जब मैं प्रीमियम में इन्वेस्ट करूंगा तो एक अमाउंट कटेगा। वो शुरू के दिनों में शायद थोड़ा ज़्यादा कटे, बाद के दिनों में वो कम कम कटे। इसके अलावा जो रिकरिंग कॉस्ट होते हैं, जो हर महीने या हर साल के हिसाब से कटते हैं, वो 3-4 कॉस्ट होते हैं। हाँ, नहीं, एक उन तो कॉस्ट की हम बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात फंड करें, मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं, और वो आपके जितने यूनिट्स आ रहे हैं NAV पे आपका डिपेंड करता है, तो वो उसमें कटने के बाद वो NAV डिक्लेयर्ड होता है। अच्छा, अगर सपोज किसी ने इक्विटी में अभी इन्वेस्ट किया हुआ था यूलिप के थ्रू, अब वो कह रहे हैं कि नहीं इक्विटी नहीं, अब मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, मैं डेट में जा रहा हूँ, तो क्या वो ऐसे स्विच कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट? यही फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि आपको उसमें फंड में स्विच करने की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। आप हो सकता है किसी कंपनी में कुछ उसके लिए चार्ज ले लें, किसी में नहीं भी लें, बट वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप स्विच कर सकते हैं, दोबारा से स्विच कर सकते हैं, तिबारा से स्विच कर सकते हैं। तो जैसे, लेकिन यहाँ पे मैं दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये चूंकि लंबे समय का प्लान है, तो ज़्यादा स्विच ना करें। लंबे समय में मार्केट हमेशा जिग-जैग करके जाती है, बट ऊपर ही जाती है। और फंड मैनेजर्स होते हैं, यूजुअली अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अच्छे से मैनेज करते हैं। तो अगर आपने इक्विटी में लगाया हुआ है, तो अगर मार्केट डिप भी हो रही है तो डरे ना, क्योंकि आपका पैसा उस समय भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब वहाँ पे इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा खरीद लेंगे, और जब बढ़ेगा तो आपका टोटल वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे डरे ना, लेकिन ट्रैक करते रहें, और अगर स्विच करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। आपने चार्जेस की बात की है, मैं वापस आपके पास आऊँगी। चार्जेस भी एक बहुत बड़ा सवाल यूलिप को लेकर इस पे होता है, उस पर करेंगे, लेकिन आपने बात की थी लॉक इन पीरियड की। तो सोनिया, हाँ। क्या मैं जी टच बेस करना चाहूँगा, क्योंकि दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहली सलाह मेरी क्या होगी मालूम है? इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। आज हमारी इन्फ्लेशन रेट 7% है। अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है और आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यानी 7% से आपका पैसा टूट रहा है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, मुझे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान को सेलेक्ट करना है जो मिनिमम मुझे इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा का रिटर्न दे। तो इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। हमने यूलिप की बात की और यूलिप के एडवांटेज की भी बात की। तो जब अमित जी कह रहे थे तो कुछ बातें उन्हें फंड के बारे में बताई कि इक्विटी फंड भी होता है, डेट फंड भी होता है, बैलेंस फंड भी होता है। मैं दर्शकों को दूसरी सलाह दूंगा, क्योंकि यूलिप प्रोडक्ट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें एडेड एडवांटेज इंश्योरेंस का मिल रहा है। आप सबसे पहले डेट प्लान को चूज कीजिए। डेट प्लान क्यों चूज करेंगे? एश्योर्ड है, 7-8% का रिटर्न उसके अंदर एश्योर्ड है। और इक्विटी वाला अप डाउन होता है, जहां लगता है कि अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो शुरू के टाइम पे डेट प्लान पे चले जाइए, फिर आप देखिए कि हाँ मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा तो वॉच, आपका खुद का पैसा है, आपको वॉच भी करना पड़ेगा। तो फिर आप इक्विटी में भी स्विच कर सकते हैं। और यूलिप में स्विच करने का फायदा क्या है मालूम है? कोई भी आपके ऊपर टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। यही अगर म्यूचुअल फंड होता ना, तो इसको रिडेम्पशन मान लिया जाता
और फिर उस पे इनकम टैक्स के, कैपिटल गेन टैक्स के इम्प्लीकेशन आ जाते हैं, जी, एक्सिट चार्जेज आ जाते हैं। तो मैंने ये बताने की कोशिश तो की। म्यूचुअल फंड के साथ जो कंपैरिजन है वो भी हम करेंगे ताकि दर्शकों को पता रहे, वो चूज कर सकें कि यूलिप करना है या म्यूचुअल फंड करना है, वो स्टेप बाय स्टेप उसमें आएंगे। लेकिन अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो अगर आप यूलिप ले रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट यूलिप के थ्रू कर रहे हैं, कम से कम 5 साल तो दीजिए। अगर आप पहले ही उसको निकालेंगे तो क्या रिटर्न्स मिलेंगे? तो ये जो लिक्विडिटी नहीं है, इसका जो सवाल उठता है, उनके लिए यूलिप है कि नहीं है? क्योंकि अगर कोई बीच में ही 2 साल बाद बोले कि नहीं मुझे तो जम नहीं रहा, मेरा तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर क्या करें? सोनिया, बड़ा क्लियर है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। आपका गोल क्या होता है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, या आप कितनी रिस्क ले सकते हैं और कितने पीरियड के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आपके मन में आ गया तो आपने यूलिप में डाल दिया और जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, करें कि ना करें। तो ये किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, सोनिया आपके लिए भी होगा कि ऐसा तो नहीं होता होगा कि किसी ने कहा और आपने यूलिप में पैसा डाल दिया। आपको ये मालूम होता है कि 5 साल तक का इसका लॉक इन पीरियड है और आपको मालूम है कि मुझे 5 साल तक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, बच्चे की हायर स्टडी करवानी है, मुझे शादी के लिए चाहिए, मुझे हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, ऐसे प्लान होते हैं। तभी तो हम बोलते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो पीरियड के साथ लिंक्ड हो गया, रिटर्न के साथ लिंक्ड हो गया। अब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हाँ, लिक्विडिटी की अगर आप बात करें तो आप जरूर ये कह सकते हैं कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 5 साल तक अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया तो उसके इम्प्लीकेशंस हैं, जो भी टैक्स की बेनिफिट आपको मिलेगी वो सारी की सारी विड्रॉ हो जाएगी। जब आप 5 साल के पहले सरेंडर करवा लेंगे तो ये जो फंड है ना, एक डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है। फिर आपको जो बेनिफिट, जो परसेंटेज एश्योर किया गया था वो नहीं मिलेगा। फिर आपको जो फिक्स डिपॉजिट की 4% की जो इंटरेस्ट मिलती है वही रिटर्न आपको मिलेगा। चार्जेज अलग लग जाएंगे आपके ऊपर। इनकम टैक्स की जो 80C की आपने बेनिफिट ली है वो विड्रॉ हो जाएगी, आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगी, उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। तो ये 5 साल का लॉक इन पीरियड ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है हॉराइजन। अब आप कहेंगे कि अगर 5 साल है तो बिमल जी आपने तो ये बताया ही नहीं कि कोई दूसरे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। डेफिनेटली हैं, और सोनिया के क्वेश्चन भी होंगे इससे रिलेटेड कि फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। बट क्विकली, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, और भी कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास हैं। बट यूलिप में लिक्विडिटी जो है 5 साल के लिए लॉक इन हो जाती है। तो अगर 5 साल के लिए लॉक इन हो गई, 3 साल बाद कोई कह रहा है, किसी ने उसको बोल दिया तुमने कहाँ पैसा डाल दिया है, ये तो बेकार है, ये है वो है, उसको डर लगने लग गया, उसने बोला 3 साल बाद कि मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, तो डिसकंटिन्यू करेंगे तो भी उसके चार्जेस लगेंगे। और इंश्योरेंस का क्या होगा फिर, और जो इन्वेस्टमेंट जो हमने 3 साल की है उसका क्या होगा? जैसे ही सोनिया हमने कहा कि डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है, यानी आपने अपनी सारी बेनिफिट को सरेंडर कर दिया। किस एश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही चल के अपने आप को सरेंडर कर दिया, यानी आपको वो सारी बेनिफिट अब नहीं मिलने वाली। तो यानी अगर आपको यूलिप के अंदर आना है तो ये माइंडसेट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरा लॉक इन पीरियड 5 साल होगा, मिनिमम 5 साल तो मुझे इसको चलाना है। उसके बाद अगर आपके माइंड में कहीं पे आता, बट मैंने आपसे फिर कहा और फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे कि आप कभी भी पैसा डालते तो ऐसा नहीं होता कि आपने बस अचानक ही पैसा डाल दिया। आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उस ऑप्शन में आप अपना प्लान कीजिए कि आप किस तरीके से पैसा डालेंगे, आपको कब वापस चाहिए, क्या रिटर्न उस पर आप चाहते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि मुझे इक्विटी मार्केट में जाना है, नहीं जाना, या डेट मार्केट में लगाना है। तो सारी चीजों पे एक ब्रॉडर आइडिया। फिर जो फंड मैनेजर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आपने क्वेश्चन भी किया था, कोई फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं क्या? जिस कंपनी के साथ आप यूलिप में जा रहे हैं उसका फंड मैनेजर आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को प्लान करता है, उसी के तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लेता है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बकेट दे देगा, ऑप्शन दे देगा। हाँ, लॉक इन पीरियड की बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम सबके लिए एक कैविएट है जो हमें याद रखना चाहिए। जी, और जिस तरह से अमित बात कर रहे थे कि चार्जेस जो हैं वो कई बार लोगों को थोड़ा सा इससे
हिचकते हैं लोग कि यूलिप लें कि नहीं लें, क्योंकि धारणा ऐसी बनी हुई है। जैसे ये माना जाता है, जैसे कि आपने भी बोला, कि जो फर्स्ट ईयर में जो आप पैसे देंगे उसका 10% जो है वो चार्जेस में ही चला जाता है अराउंड, ठीक है। उसके बाद कोई मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं, वो ये कहा जाता है कि अगर आप 18 साल से 36 साल के बीच में हैं तब तो वो चार्जेस कम होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने 36 साल पूरे किए तो वो 2 से 11 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे फिर आपका जो भी आप ईयरली पे कर रहे हैं प्रीमियम, उसमें से वहाँ से पैसा कटता है। तो अगर चार्जेस की बात की जाए तो यूलिप कैसा है? देखिए सोनिया, यूलिप जो प्रोडक्ट है इसको हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक डिफरेंट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। यूलिप को हम कंपेयर कर सकते हैं ट्रेडिशनल प्लान से, जो इंश्योरेंस के प्लान होते हैं। वहाँ पे पारदर्शिता नहीं होती थी, मुझे पता नहीं होता था कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। यूलिप उसका विकल्प है, और ये चूंकि एक इंश्योरेंस प्लान भी है तो खर्चे तो होंगे, लेकिन जो खर्चे हैं लॉन्ग, और ये चूंकि लॉन्ग टर्म का प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान में क्या होता था कि अगर किसी भी साल किसी कारण से, अगर 25 साल का प्लान है, हर परिवार में कुछ न कुछ ज़रूरतें पड़ सकती है जिसके कारण कि शायद कोई प्रीमियम मिस हो जाए, दे ना पाएँ, तो उस पर एक बहुत हेवी चार्ज लगता था। यूलिप ने यहाँ पे कस्टमर को ये विकल्प दिया कि अगर वो 5 साल के बाद ना भी दे पाएँ तो वो स्किप कर सकते हैं, अगले साल दे दें या 2 महीने के बाद दे दें, जिस दिन देंगे उस दिन के हिसाब से वो यूनिट परचेज होगा। तो ये सारी सुविधा है, और इसके साथ जो खर्चे थे वो खर्चे ट्रेडिशनल प्लान में दिखते नहीं थे। यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ती है कि इस चीज़ में मेरा इतना पैसा कट रहा है। अगर हम मोर्टेलिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मोर्टेलिटी चार्जेस बढ़ेंगे, लेकिन वो जो एनएवी मेरा बढ़ रहा है तो वो भी एक रिटर्न दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो रिटर्न्स के एक सर्टेन पोर्शन के हिसाब से वो थोड़ा सा मेरा मोर्टेलिटी चार्ज कटेगा। तो एनएवी अगर लेट से आज 100 रुपये की एनएवी है, मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, तो टोटल 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मेरी टोटल फंड वैल्यू ये है। आज के दिन में लेट से मोर्टेलिटी चार्ज 10 रुपये है, तो वो 10 रुपये का मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 100 रुपये, तो 1/10 यूनिट मेरे कटेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता रहेगा। तो और लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि ये अगर मैं रिस्क कवर भी दे रहा है वो भी एक एडवांटेज है, तो फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे उसके लिए ये चार्जेस कट रहे हैं। पर थोड़ा महंगा लग रहा है सुन के ये चीज़ कि ठीक है आपने 10 साल तक रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपने शुरू किया था उस पर अभी 20% आना शुरू हो गया हो, और उसमें से कुछ पैसा कट जाएगा क्योंकि आपके मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो सुनिए, ये सुनने में महंगा लगता है, लेकिन जब आप एक्सेल पे काम करेंगे या आप रियल में देखेंगे रिटर्न्स, तो आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे हम हमेशा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जब भी बात कर रहे हैं तो 10 15 20 25 30 साल की बात कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो 2 चीज़ हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। एक तो द काइंड ऑफ जिस तरह की रिटर्न्स यूलिप्स दे रहे हैं, और उसका रीज़न भी है क्यों वो दे रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और जो ये खर्चे हैं, तो वो खर्चे चूंकि दिखते हैं हमें तो लगता है कि खर्चे हैं, जहाँ पे नहीं दिखते थे खर्चे तो वहाँ भी कटते थे, लेकिन यहाँ हमें लगता है। लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, जो पैसा मुझे बाद में मिलेगा उसको अगर मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न ये दे के जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं अभी बोल रहा था कि यूलिप में चूंकि पैसा एक फंड में लगाया है मैंने, और वहाँ पे प्रीमियम हर साल हर कस्टमर का आ रहा है, तो उस फंड की ग्रोथ हमेशा से बढ़ती रहेगी। प्लस नए पॉलिसी भी कस्टमर लेंगे, तो एक पोर्टफोलियो उनका बड़ा होता जाता है। तो जितना बड़ा पोर्टफोलियो होता जाएगा, AUM बढ़ता जाएगा। और चूंकि ये लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड से अगर मैं कंपेयर करूं उनके आइडियोलॉजी और थॉट प्रोसेस, उनके फंड मैनेजर्स के थॉट प्रोसेस से, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि म्यूचुअल फंड में एक स्ट्रेस होता है कि अगर मार्केट थोड़ा भी गिर रही है तो लोग शायद पैसे निकालना चाहते हैं, तो वहाँ फंड मैनेजर्स एक दूसरा अप्रोच लेके चलते हैं।
यहाँ फंड मैनेजर्स को पता है कि ये काफ़ी लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, अगर मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी भी तो स्विच उतना लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग जरूर करेंगे लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं आता है उनके टोटल AUM पे, तो उनका लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से वो फंड इन्वेस्ट करते हैं। और इसके कारण क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी भी फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो अभी सस्ते में खरीद रहे हैं, तो थोड़े दिन जब मार्केट ग्रो करेगी तो रिटर्न बिल्कुल से शूट कर जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस इक्विटी में अगर पैसा लगा है यूलिप में तो हैं। ओके, तो सोनिया इसमें एक टच बेस और करना चाहूँगा, क्योंकि जब मोर्टेलिटी चार्जेस की हम बात कर रहे हैं और आपने लगा सुनने में अनफेयर लगता है, तो एक क्वेश्चन दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अगर मुझे यूलिप लेना है, 23 इंश्योरेंस कंपनी आज की डेट में अपने यूलिप प्रोडक्ट मार्केट में लेके बैठी हुई हैं, आप किस कंपनी का लेंगे? तो कुछ ब्रॉड पैरामीटर होते हैं, उसमें ये चार्जेज एक बड़ा ब्रॉड पैरामीटर है कि कौन सी कंपनी कितना प्रीमियम एलोकेशन, फंड मैनेजमेंट, मोर्टेलिटी चार्जेस ले रही है, उनके चार्जेस का कंपैरिजन देख लीजिए। मोर्टेलिटी की जब बातचीत हुई, इसीलिए मैंने बीच में सोनिया से समय मांगा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मोर्टेलिटी क्या होती है कि जो इंश्योर्ड है, जिसके नाम पे हम यूलिप ले रहे हैं, अगर उसकी एज ज़्यादा होगी तो मोर्टेलिटी चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसका एज फैक्टर, उसका हेल्थ फैक्टर डिटरमाइन करता है। तो ऐसे केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो यंगर वाइफ है, मान लीजिए वो आपसे कम एज की हैं और उनकी मोर्टेलिटी अच्छी मानी जाती है, तो उनके नाम से लीजिए, बच्चों के नाम से लीजिए। अरे अल्टीमेटली रिटर्न तो हमें वही मिलना है जो हम चाह रहे हैं, तो आपको क्या होगा, मोर्टेलिटी चार्जेस आपके कम हो गए। हाँ, शुरू के सालों में फंड एलोकेशन की जो बात हुई, पहले 1 साल में आपको फंड एलोकेशन चला गया, पहले साल में आपको देखेगा रिटर्न तो आया नहीं, निगेटिव दिख रहा है, लेकिन बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो अमित जी आपसे कह रहे थे कि लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए है, तो वहां पे आपका फ्लो ऑन एन एवरेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप यूलिप को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो चार्जेस का कंपैरिजन करना सीखिए, चार्जेस क्या हैं, कैसे दे रहे हैं। फिर आप दूसरा बकेट देखिए, जो यूलिप आपको ऑफर कर रहा है, जो कंपनी ऑफर कर रही है, वो आपको बकेट दे रही है जहां पे फंड, आपका पैसा कहां इन्वेस्ट, ट्रांसपेरेंट है। आज की डेट में आप देख पा रहे हैं कि इक्विटी है, डेट है, बैलेंस्ड है, फिर लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। और स्विचिंग बेशक बिंदास यूलिप में कीजिए, कोई चार्जेज नहीं है। बहुत सी कंपनियां थोड़े बहुत चार्जेस लेती हैं, बहुत सी कंपनियां चार्जेस नहीं लेती। तो यानी आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका विजडम। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है पास्ट परफॉर्मेंस। पहले तो हमें मालूम ही नहीं होता था सोनिया कि कौन सा फंड कैसे काम कर रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर, कितने चार्जेस मिल रहे हैं उसके ऊपर। आज की डेट में सारा डेटा कंपैरिजन वे में आपके पास अवेलेबल होता है कि ये कंपनियां हैं, इनके ये यूलिप के प्लान अवेलेबल हैं, इसके ऊपर चार्जेज ये लगते हैं और इसके ऊपर इनका रिटर्न आने वाले पिछले वाले 3-5 सालों में ये रहा है। यानी आपके पास आज की डेट में बड़ा वेल थॉट, आपके पास सारी विंडो अवेलेबल है ये डिसीजन लेने के लिए मुझे किस कंपनी के किस यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी बातों से ना 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए। एक तो ये बताएं कि जैसे 5 साल का जो लॉक इन है, तो अगर 5 साल पूरे हो गए तो क्या वही 10 गुना पैसा मिलेगा? 100% 5 साल में भी मिल फिक्स्ड जाएगा। हो गया आपका। लेकिन अगर आपने बीच में देना बंद कर दिया तो उसका टू दैट एक्सटेंट रिडक्शन होगा ना बेसिकली। सम एश्योर्ड की बात क्या होती है? सम एश्योर्ड की बात ये होती है मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी पे कब? जब आपने प्रॉपर एनुअली दिया है जो भी आपने लिया था सोनिया, लेकिन आपने 5 साल बाद देना बंद कर दिया। नहीं 5 साल, हमने तो 5 साल का ही लॉक इन किया था। अगर लॉक इन 5 साल है पर पॉलिसी आपने 10 साल की ली, 15 साल की ली, सोनिया आप आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने 10 साल के लिए प्रॉमिस किया था कि 10 साल में 1,20,000 रुपए करके प्रीमियम दूंगी। तो ये आपको पहले ही जब आप पेपर साइन करेंगे उसमें आपको अपना टर्म डिफाइन करना होगा कि मैं 10 साल के लिए ले रही हूँ या 15 या 20 या 25 या 30। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। ये सारी विंडो, यानी जिस दिन आप इंटर कर रहे हैं, मैं दर्शकों से फिर कहूंगा, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर, जितना लॉन्गर होगा उतना प्रीमियम कम होगी, उतना रिटर्न ज्यादा होगा, क्योंकि हॉराइजन बढ़ गया।
उसकी रिस्क एपेटाइट उस पर्टिकुलर फंड की बढ़ गई, जो आपको एडेड एडवांटेज देगा। आपने मान लीजिए बीच में 5 साल बाद देना आपने बंद कर दिया। सोनिया ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं। अभी विड्रॉल की बात हुई थी कि आप 5 साल से पहले अगर विड्रॉ कर लें, सरेंडर कर दें, तो बस मैं आपको रिस्ट्रिक्शन आपके माइंड में 5 साल का डाल दिया। 5 साल के बाद अगर आपको विड्रॉ करना है कीजिए, पार्शियल विड्रॉल परमिसिबल है। तो सोनिया 5 साल के बाद इस यूलिप के अंदर आपको पैसा वापस भी मिलेगा और आपके पास कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं आएगा। जी, और सोनिया, आप ये कह रहे थे, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रहा नहीं हूं। बताइए। एक चीज मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं दर्शकों को, शायद ज्यादा आसान हो Clear जाए हो जाएगा। कि अगर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हम ले रहे हैं, और ये बेसिक यूलिप प्लान की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक यूलिप प्लान, और 1 लाख का प्रीमियम मैं ले रहा हूं, तो रिस्क कवर जो है मेरा 10 लाख रुपए है, और मैंने लेट से 30 साल का प्लान ले लिया। लाख रुपए हर साल मैं दे रहा हूं, लॉक इन है 5 साल का, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं हर साल लाख लाख रुपए दे रहा हूं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरी जो रिस्क कवर है, अगर बीच में कहीं डेथ हो जाती है जो जिसने पॉलिसी लिया है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। ये बेसिक प्लान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर वो प्लान चल रहा है, हर साल वो 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा 7-8 साल के बाद या 6 साल के बाद कि मेरा फंड वैल्यू जो है 10 लाख को क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा। उस केस में रिस्क प्रीमियम बिल्कुल कटना बंद हो जाएगा, 0। और उस सिचुएशन पे अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है, तो जो फंड वैल्यू है वो परिवार को मिल जाएगा। तो अगर, और वो फिर अगर चल रहा है प्लान, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करने लगेगा कि रिस्क प्रीमियम 0 कट रहा है जी। फंड आपका बढ़ता जा रहा है, और उसमें आप स्विचिंग की भी फैसिलिटी मिल रही है, आप इक्विटी से डेट में भी आ रहे हैं, डेट से इक्विटी में भी जा रहे हैं। प्लस एक चीज और मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि यूलिप, लेट से मैंने 20 साल का यूलिप प्लान लिया और मैच्योरिटी आ गई, अब मैच्योरिटी पे मुझे पैसे मिलने हैं। हो सकता है उस समय मार्केट डाउन है, तो मेरे मन में ये रहता है कि मुझे तो अब, मैं अगर और 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल इसमें रहता तो शायद मार्केट ऊपर जाती, मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाता, लेकिन मेरी पॉलिसी आज मैच्योर कर रही है तो अभी मुझे कम पैसा मिलेगा। तो आज के डेट में IRDA ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं उसे, जिसमें 5 साल का समय मिल जाता है मेरा मैच्योरिटी वापस लेने का। तो अगर मेरी मैच्योरिटी आज है तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं अभी पूरा का पूरा पैसा ले लूं, या मैं उसको 5 साल में डिवाइड कर दूं। मंथली भी ले सकता हूं, हाफ ईयरली भी ले सकता हूं, एनुअली भी ले सकता हूं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसी, किसी पॉलिसी में वो फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। अदरवाइज एनुअली तो सब में होता ही होता है। मतलब मार्च के महीने में मार्केट डाउन था तो अभी नहीं लेते, अप्रैल में मार्केट ऊपर जाएगा तब लेंगे। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैंने ये सेटलमेंट ऑप्शन तो ले लिया, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अगले 5 साल में ही मिलेंगे। अगर मैंने अभी 4 इंस्टॉलमेंट उसकी ले ली और अब मुझे लगता है कि अब मुझे मार्केट भी सब बढ़िया है और मुझे पैसे की भी जरूरत है, तो मैं पूरा एक टाइम विड्रॉ कर सकता हूं। फिर पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल नहीं है सेटलमेंट ऑप्शन में। जी, आपने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक से जांचो परखो उसके बाद ही खरीदो, लेकिन उनका क्या करें? मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कोई ना कोई चाचा, कोई ना कोई मामा, किसी का बेटा, कोई दोस्त, कोई एजेंट है और वो आके साइन करवा जाते हैं कि ये आपको लेनी पड़ेगी, ये तो भाई लेनी ही पड़ेगी। तो उसमें क्या किया जाए? सोनिया, आप टीवी पे रोज ऐड देखते हैं ना और ऐड के नीचे आता है इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की रिस्क है। तो अगर आप अपने चाचा, मामा, भैया, भांजा किसी के आने पे आपने पॉलिसी ली और नीचे साइन कर दिया, तो ये रिस्क तो हम कैरी कर रहे हैं। थोड़ा तो हमें जजमेंट, मेरा पैसा है, पैसा बोलता है, तो मुझे ही कॉल लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है। वो आप उससे कुछ बेसिक फीडबैक तो लीजिए, इनपुट तो लीजिए। और मैंने आपको बताया सोनिया, सबसे बेस्ट उपाय, उससे बोलिए तू ना मुझे 10 पॉलिसी ले आ, 10 कंपनी की ले आ और मुझे उनका पास्ट परफॉर्मेंस दिखा दे। इतना आप नहीं देखना चाहेंगे सोनिया? इतना तो आप करेंगे ना। 10
कंपनी का लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस अगर आपने देख लिया तो यानी आपकी 90% एश्योरिटी होगी सोनिया। और आज मैं दर्शकों को चैलेंज करता हूं, कहता हूं आपसे कि आप अगर इतना भी देख लेंगे ना तो आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड होगा। मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि किसी कंपनी का लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस और 5 साल में उन्हें अच्छा रिटर्न दिया है और उनके चार्जेस कम है और अचानक ही आने वाले 3 साल में 5 साल में वो तभी होगा जब एक्सेप्शन हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन हो जाए। लेकिन जैसे ही आपका पैसा लगेगा सुनिए, आपका इंटरेस्ट भी जगना चालू हो जाएगा। आप भी देन वॉच करना चालू कर देंगे आज की डेट में नैव कितना है, अच्छा 1 साल बाद कितना नैव हुआ, क्योंकि जब पैसा आप डालते हैं तो आप उसकी नैव बढ़ते हुआ देखते हैं। तो अभी यही तो बात हो रही थी कि 7 साल बाद मान लीजिए आपने पैसा डालना बंद कर दिया, लेकिन रिस्क के अगेंस्ट में प्रीमियम जाना बंद हो गया, बट आपका जो ग्रोथ है, जो रिटर्न है, वो तो क्यूमुलेटिव बढ़ता जा रहा है। तो इवन दो आपने प्रीमियम अगर 1-2 साल रोक भी दिया तो भी वो सम एश्योर्ड से ऊपर निकल सकता है। तो ये सारी चीजें एक साथ होलिस्टिक वर्क कर रही हैं, ये एडेड एडवांटेज है। तो कई लोगों ने आज से 20 साल पहले किया हुआ है इन्वेस्ट, 30 साल पहले किया हुआ है, हमारे घरों में भी किया हुआ है, तो उसका अपडेट तो पहले मिलता नहीं था क्योंकि कोई गूगल नहीं होता था, कोई कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कोई मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। अब क्या वो सब पुराना भी सब अवेलेबल है? अब सोनिया ने ये क्वेश्चन कर दिया तो आप सभी को भी मालूम होना जरूरी है। ये यूलिप जो प्रोडक्ट है ना, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती थी, उसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सोनिया नहीं होता था। ओके। म्यूचुअल फंड होता था इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो और इंश्योरेंस भी हो, दोनों बातें थी उसके अंदर। जब दोनों बातें थी तो ये यूलिप का जो इनोवेशन है वो स्टार्ट हुआ 2007-8 से, और वहां से लोगों ने लेना स्टार्ट किया। 7-8 से तो हमने देखा कंप्यूटराइजेशन हो गया और आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। तो जो पुराना जितना भी ट्रांजिशन था सारा आज की डेट में अपडेटेड है, सारा आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल है। आप जिस इंश्योरेंस कंपनी की यूलिप लेके बैठे हुए हैं उसका डेटा उसके पास शुरू से अभी तक का अवेलेबल है। वो आपको बता भी देगा कि आपका प्रीमियम कब कब आ रहा है। अब तो आपके पास ऐसी फैसिलिटी भी आ गई है कि आपका जब प्रीमियम ड्यू होगा तो आपके पास एक SMS आएगा, आपका प्रीमियम ड्यू हो गया है। आपने डिले कर दिया तो डिले का भी आएगा आपके पास। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारा डेटा अवेलेबल है। इसीलिए हम कहते हैं यूलिप एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके इन्वेस्टमेंट को वेल्थ क्रिएशन के साथ जोड़ता है और आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप रिस्क की कवरेज भी करें। तो अपने पिताजी को बोलिए कि जो तिजोरी में पेपर रखे हुए हैं उनको निकाला जाए और खंगाला जाए और देखा जाए कि कब उन्होंने कौन सी पॉलिसी ली थी और आज की तारीख में उसका क्या स्टेटस है। और हो सकता है कि आप मालामाल हो चुके हों और आपको पता ही ना हो, या फिर कोई ऐसी किश्त हो जो आपने दी ना हो और हो सकता है अभी आप उसको दे पाएँ और कुछ ना कोई उसका सोल्यूशन निकल पाए। आखिर में मैं जानना चाहूँगी दोनों से रैप अप करते हुए कि टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें, और क्योंकि अभी बजट में भी कुछ आया था कि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा, और दूसरा कि अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से तो दोनों में से कौन सा बेटर है, आप दोनों एक एक करके बता दीजिए। मैं टैक्स पे बता दूं? हाँ, आप टैक्स पे बताइएगा। हाँ, और ये कंपाउंडिंग लॉस पे भी बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो हम बांट लेते हैं आपस में। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप यूलिप लेते हैं, एक ये टैक्स सेविंग आपके लिए इंस्ट्रूमेंट भी है। 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है, 1.5 लाख रुपीज पर ईयर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको 80C इनकम टैक्स में मिलता है। अब मैं आता हूं कि मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी होती है और आपको पैसा वापस मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? अंडर सेक्शन 10(10)(d) के एग्जेम्प्टेड है। जो भी पॉलिसी आपने प्रायर टू 1 फरवरी 2021 ली थी, सारा इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा मैच्योरिटी के ऊपर। सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका प्रीमियम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए, इतना ही आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी जो बजट चेंज हुआ फाइनेंस बिल 21 से 1 फरवरी 21 के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी ली है
यूलिप की पॉलिसी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए से नीचे होनी चाहिए, सिंगल पॉलिसी या मल्टीपल पॉलिसीज। सिंगल पॉलिसी 2.5 लाख से नीचे है तो आप मान लीजिए आपका पूरा मैच्योरिटी एग्जेम्प्टेड हो गया, और जहां मल्टीपल लिए आप जोड़ दीजिए 2.5 लाख से नीचे है तो आपका ये भी आपका एग्जेम्प्टेड हो गया। लेकिन अगर डेथ हो गई वो तो टैक्स फ्री है, तो वो आपके मैच्योरिटी की वेट नहीं कर रहा, वो तो टैक्स फ्री हो गया आपका यहीं पे। तो ये टैक्स के जो ब्रॉड एनालॉजी जो मैंने आपको दी, ये आपको एक एडेड एडवांटेज मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही आप इसको म्यूचुअल फंड की टैक्स के साथ डिस्कशन करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड से इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो रहा है, और इक्विटी में जैसे 12 महीने से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे यहाँ पे भी यूलिप के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर किसी रीजन से आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए और 1010D की बेनिफिट आपको नहीं मिली, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज। सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका यहाँ पे कब लगेगा, जब आपको एग्जेम्पशन की बेनिफिट नहीं मिली। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जाएं, अगर वो आपका लेस देन 1 साल से पीरियड का है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया और 15% का आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। तो ये टैक्स से रिलेटेड। लेकिन एक चीज और जिसमें टच बेस कर दूं कि 5 साल का लॉक इन पीरियड, उससे पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया, सरेंडर कर दिया, आपने विड्रॉ नहीं सरेंडर कर दिया, तो जो भी आपने इनकम टैक्स की 1.5 लाख की बेनिफिट ATC में ली है वो सारी की सारी आपसे वापस ले ली जाएगी, आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। यानी आपको इस बात को ध्यान रखना है। टैक्स से रिलेटेड थे जो मैंने आपको यूलिप के ऊपर बताया। तो सरेंडर टैक्स से बचिए, और 5 साल का टाइम है तो कम से कम 5 साल तो अपना पैसा लगा कर रखिए, क्योंकि तभी पैसा आपका बोलेगा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन म्यूचुअल फंड से अगर कंपेयर करें तो क्या बिलो पार परफॉर्मेंस है इन्वेस्टमेंट में? सोनिया, अभी जो टैक्स की हमने बात करी तो ये तो पता चल गया कि जहाँ पर टैक्सेबिलिटी है वहाँ पे म्यूचुअल फंड से बेहतर है यूलिप में इन्वेस्ट करना। अब दूसरा है जो आता है वो है रिटर्न। तो रिटर्न जहाँ तक मेरा मानना है, चूंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और जिस तरह से यहाँ पे 2 खर्चे हैं जो दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उन खर्चों की मैं बात करूं और उसको क्यूमुलेटिव निकालूं तो म्यूचुअल फंड से खर्चे कम आते हैं। जैसे फंड मैनेजमेंट चार्ज है जो कि रेकरिंग कॉस्ट है, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजमेंट चार्जेस हमेशा ज़्यादा होते हैं जो दिखते नहीं है, यहाँ भी दिखते नहीं है, वो NAV में एडजस्ट होते हैं। यूलिप में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज हैं वो काफ़ी कम होते हैं। प्लस दूसरी चीज़, यहाँ पे उसी फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ पे AUM बढ़ता जाता है और खर्चे कम होते जाते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो जो फंड मैनेजर्स हैं उन्हें एक कुशन होता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो भी वो जल्दी से घबरा के उसको स्विच ना करें, जो कि लॉन्ग टर्म में एक ज़्यादा रिटर्न देने की गुंजाइश देता है। तो मेरा इंडिविजुअल मानना ये है कि अगर आप यूलिप में पैसे लगा रहे हैं, और मैं ये मान रहा हूँ कि आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया रिटर्न ये देकर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे मेहमान कह रहे हैं, आपका पैसा है, बहुत ठोक पीट कर इसको इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको इंश्योरेंस भी मिल रही है तो फिर कहना ही क्या। लेकिन फिर वही बात कि 10 ऑप्शंस हैं बाज़ार में, 20 ऑप्शंस हैं, अपना पैसा बिल्कुल सोच समझकर रिसर्च कर कर ही लगाइए। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।